जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग जो हैं वो फ़ाइन होंगे, ठीक होंगे। तो आई एम लाइव राइट नाउ, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ट्वेंटी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। थैंक यू फरिया, थैंक यू महक। 26 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। 29 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। थैंक यू नबीला। चले, मेरा ख्याल है जी। 33 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जैसे ही 50% होते हैं हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। थर्टी 38 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। चलें, मेरा ख्याल है हमें शुरू करना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में जो इमल्शन का चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने उसके बाद सेमी सॉलिड्स का चैप्टर जो था वो भी कंप्लीट कर लिया था। ये आज हमारा 9th लेक्चर है और 2 अप्रैल है आज 2020। 9th लेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़। और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है स्टीराइल प्रेपरेशंस, वो आज हम शुरू करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट जो है ये आपको रिमिंगटन से मिलेगा और रिमिंगटन का जो पेज नंबर है वो आपका 802 है। या फिर से नोट कर लें, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ कि चैप्टर जो है हमारा वो स्टीराइल प्रेपरेशंस का चैप्टर है और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 802 पे ऑन रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। उस पर आपको ये मिलेगा। मैंने ग्रुप में ये चीज़ शेयर कर दी है। और अरीज बेटा आप भी मुझे ग्रुप में रिप्लाई कर दें जो आपने पेज नंबर बताया अभी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। रिमिंगटन आप लोगों के पास है, ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने अपलोड कर दी थी, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। और मैंने कल आपको इसके नोट्स भी जो हैं वो आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिए थे। पैरेंटल बेसिकली जो है पहले तो मैं ज़रा थोड़ी सी आपके लिए इंट्रोडक्शन दे दूँ इस पूरे चैप्टर का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। स्टीराइल प्रेपरेशंस के अंदर ये एक ऐसी प्रेपरेशन होती है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट जो है उसको स्टीराइल होना मस्ट है, बिकॉज इसने तमाम बैरियर्स जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी के दरमियान है वो क्रॉस करके हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये प्रेपरेशन जो है ये स्टीराइल और कंटेमिनेशन फ्री हो। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कौन कौन से हमारे पास जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर वो कौन कौन से हैं। फिर हम लोग देखेंगे किस किस्म की फैसिलिटी के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए जहाँ पे आप इसको प्रिपेयर करते हैं। फिर हम देखेंगे ये पैक कैसे होते हैं। फिर हम देखेंगे इनके टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट के थ्रू इनको हम लोग बनाते हैं। सो सबसे पहले तो पैरेंटल्स जो हैं ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पैरा
और दूसरा एंड्रॉन। ये अगर आप नोट्स खोलेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। एंड्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन और पैरा का मतलब होता है अवे या बिसाइड्स। तो बेसिकली ये वो फॉर्मुलेशन है जो कि आप अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन जो है पेशेंट को आप देते हो। ये एक्सट्रीमली जो है एक्सेप्शनली प्योर होती है और इसको बनाने के लिए हमेशा जीएमपी और सीजीएमपी को फॉलो किया जाता है ताकि ये प्योर फॉर्म में ही बनी रहे। इसके अंदर कुछ सर्टेन एजेंट्स ऐसे भी हैं जो हम लोग ऐड करते हैं जिनको अगर आप जीईटी में ऐड करो तो जीईटी का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है या जो हार्श इन्वायरमेंट है उससे वो चीज़ ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, अगर आप उनको ऐड करोगे जब हम इसको जीईटी की बात करते हैं तो वहाँ पे वो पेप्टाइड और प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं जीईटी के अंदर जाके। या ऐसी हाईली स्टेबल या हाईली पोटेंट ड्रग जो हैं उनको भी हम लोग जो बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है उनको भी ओरली नहीं देते क्योंकि डोज बहुत थोड़ी होती है, उनको भी हम लोग पारेंटल जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। इसकी कुछ यूनिक करैक्टरिस्टिक्स में पहला यूनिक करैक्टरिस्टिक जो है वो है कि ये स्टीराइल प्रेपरेशन होती हैं। फिर दूसरा है कि इसमें पायरोजन या एंडोटॉक्सिन कंटेमिनेशन जो है वो नहीं होती। वायबल पार्टिकल्स मैटर जो आपको नज़र आते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। आइसोटोनिक बनाया जाता है इसको ताकि ये बॉडी के अंदर जाके किसी किस्म की पेन कॉज ना करें, तो ये आइसोटोनिक नेचर के होते हैं और कंपेटेबल होते हैं विद ऑल द डायलुएंट्स। ठीक है, जिन भी डायलुएंट के साथ इनको आप मिक्स करते हैं तो ये कंपेटेबल होते हैं। यहाँ तक ये इनकी जनरल सा इंट्रोडक्शन था और इसके अंदर जो है हम लोग अभी फर्दर आगे भी डिस्कस करते हैं चीज़ों को। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो हाईली स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक कंट्रोल्ड एरिया होता है, वो यही होता है, आपका पारेंटल सेक्शन होता है। और इसके अंदर हम लोग हमेशा जो है जब जहाँ पे भी पारेंटल बन रहा होता है वहाँ पे क्लास ए जो है उसको मेंटेन करते हैं। देयर आर 4 क्लासेस इनसाइड द इंडस्ट्री, 8 क्लासेस ए बी सी एंड डी। क्लास ए जो है वो पायरोजन फ्री होती है, कंटेमिनेशन फ्री होती है, उसमें नॉट इवन अ सिंगल माइक्रोब उसके अंदर नहीं होता। क्लास बी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है अगर आप जाके देखेंगे, मैं आपको कई नंबर बताता हूँ। तो रेमिंगटन के अंदर ये वाला भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। रेमिंगटन के अंदर इसकी बाकायदा क्लासिफिकेशन जो है विद नंबर्स की, कितनी कॉलोनीज़ वहाँ पे होती है, कितने पार्टिकल काउंट्स होते हैं, ये सारा वहाँ पे दिया गया है, तो वो आपने याद करना है, ये आपका पार्ट होगा। इसके अंदर क्लास ए मेंटेन की जाती है। जो हमारी आम फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर हमारे पास ओरल फॉर्मुलेशन आती हैं वो क्लास सी या डी के अंदर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, क्लास सी के अंदर कॉमनली बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये क्लास ए से कम में हम लोग इसको नहीं बना सकते। ठीक है जी। अच्छा, इसकी क्लास को मेंटेन करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमारे पास वो ये होता है कि आप लोगों ने प्रेशर के बारे में सुना होगा। इंडस्ट्री एक पॉजिटिव प्रेशर होता है और एक नेगेटिव प्रेशर होता है। अगर आपने कभी इंडस्ट्री विजिट की हो तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में हर रूम के बाहर आपको एक बॉक्स नज़र आता है जिसके अंदर कुछ प्रेशर गेज लगा होता है हर रूम के डोर के साथ। वो बॉक्स या वो प्रेशर गेज जो है वो बेसिकली उस रूम के अंदर का जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको बताता है कि अंदर प्रेशर कितना है। ना बेटा तुम इधर आ जाओ। तो उस प्रेशर के अंदर पानी नहीं है बेटा, पानी नहीं है। उस प्रेशर के अंदर वो प्रेशर जो है हम लोग पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग ओरल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, टैबलेट कैप्सूल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो इन दैट केस ड्यूरिंग प्रेपरेशन पाउडर उड़ता है। ठीक है, और वो पाउडर जो है अगर वो आप उस रूम के अंदर पॉजिटिव प्रेशर रखेंगे, होता कुछ ऐसे है कि अगर आप एज्यूम करें कि आपके एक सेंटर में आपके पास कॉरिडोर है, कॉरिडोर के एक साइड के ऊपर आपके पास पारेंटल प्रेपरेशन बन रही है और दूसरी साइड पे कॉरिडोर के आपके पास ओरल फॉर्मुलेशन बन रही है। कॉरिडोर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है। अब जहाँ पे आप अपना प्रेपरेशन बना रहे हैं जो कि ओरल प्रेपरेशन है, वहाँ पे आप रखते हैं नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, और जहाँ पे आप अपना पारेंटल बनाते हैं वहाँ पे आप रखते हैं पॉजिटिव प्रेशर। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर क्यों रखा जाता है? जब हम लोग ओरल फॉर्मुलेशन बनाते हैं, अच्छा, नेगेटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द कॉरिडोर एंड पॉजिटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द कॉरिडोर। जब हम लोग अपना ये ओरल प्रेपरेशन प्रिपेयर करते हैं तो ओरल प्रेपरेशन प्रिपेयर करते हुए पाउडर उड़ता है, केमिकल्स उड़ते हैं। अगर वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होगा तो जब भी उस रूम का डोर ओपन होगा हमेशा कॉरिडोर से एयर जो है वो अंदर आएगी, बिकॉज कॉरिडोर विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम वो हाई प्रेशर पे है, तो कॉरिडोर से एयर अंदर आएगी और कभी भी जो यहाँ की एयर है, जो ओरल सेक्शन की एयर है, वो बाहर नहीं लेके जाएगी। जब वो बाहर नहीं जाएगी तो उसके अंदर जो उड़ते हुए पार्टिकल्स हैं उस ड्रग के, उस एंटीबायोटिक के या जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे, वो बाहर नहीं जाएगा।
इसी तरीके से जो आपका पैरेंटल सेक्शन है वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होता है। पैरेंटल सेक्शन के अंदर एंटर होने के लिए कम से कम 3 बफर से आपको गुजरना पड़ता है, बफर ए, बफर बी एंड बफर सी। बफर ए जो होता है, अब इसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू दी प्रेशर चेंजेस देखें तो बफर ए जो है वो सबसे ज़्यादा करीब होता है कॉरिडोर के। कॉरिडोर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, बफर उस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर पे होगा, बफर ए। बफर बी जो होगा वो बफर ए से ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर पे होगा, बफर सी जो होगा वो बफर बी से ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर के ऊपर होगा। और इसी तरीके से जो आपका एंड पे पैरेंटल जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो बफर सी से भी ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर के ऊपर होगा। तो इस तरीके से जैसे ही एक बंदा जो है वो बफर ए के अंदर एंटर होगा, डोर ओपन करेगा, तो बफर ए क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर पे है विद रिस्पेक्ट टू द कॉरिडोर, तो एयर जो है बफर ए से बाहर आएगी, ना कि कॉरिडोर से अंदर जाने के लिए। अब बफर ए बी सी और पैरेंटल के अंदर जो एयर है वो स्टीराइल है, ठीक है। तो जब स्टीराइल एयर बाहर आएगी तो देर आर लेस चांसेस, देर आर मिनिमम चांसेस के जो नॉन स्टीराइल एयर है जो कि कॉरिडोर के अंदर है या जो क्लास सी क्लास डी की एयर है वो अंदर एंटर हो, वो अंदर एंटर नहीं हो सकती। इसी तरीके से जब बफर ए के अंदर उसके ऊपर सारी एयर की स्पार्कलिंग होगी और उसके बाद एयर जो है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करेगा और अपने वो प्रॉपर गियर पहनेगा, बफर बी के अंदर जाएगा, तो बफर बी का पॉजिटिव प्रेशर जो होगा बफर ए से ज़्यादा होगा। जैसे बफर बी का दरवाज़ा ओपन होगा तो बफर बी से एयर जो है बफर ए की तरफ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब वो बी क्रॉस करके सी के अंदर एंटर होगा तो सेम फिनोमेना होगा। और जैसे ही सी का डोर ओपन करेगा फॉर गोइंग इनटू दी फाइनल रूम जहाँ पे प्रेपरेशन होनी है, जब उसका डोर ओपन करेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर जो है वो बफर ए के अंदर आएगा और बफर सी के अंदर आएगा। तो इस तरीके से ये थ्रू आउट इस सारे फिनोमेना के अंदर हमारे पास जो बफर रूम जो हैं 1, 2 और 3, इसकी वजह से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो आपके स्टीराइल एरिया के अंदर नहीं एंटर हो सकता ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव प्रेशर। अब वहाँ पे जो अंदर की एयर है वो कैसे मेंटेन होती है, वो अंदर की एयर मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो कहलाता है HVAC। और HVAC के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक बेटा क्या कर रही हो आप, ठीक है। तो HVAC जो है एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हम जो ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करता है, जो एयर को भी मेंटेन करता है, एयर की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। इसके अंदर हाई वेंटिलेशन एयर पार्टिकुलेट सिस्टम होता है ये, और इसके अंदर हमारे पास हैपा फिल्टर्स जो हैं जो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जनरेट करते हैं वो इसके अंदर लगे होते हैं। तो ये बेटा जूता मेरे पास तो नहीं है ना, आप जाएंगे तो इसके अब जाके ना दादों से कहीं जूता आपको पहनाती है, जाए वो देखें उधर सबको हाय बोल दें, सबको हाय, ठीक है। चले जाएं अब, शाबाश, जाके ना आप शूज़ पहने जाएं, अच्छा बैठ जाएं इधर। तो HVAC जो है वो इसके अंदर ऐड किया, HVAC के अंदर हैपा फिल्टर्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड किया जाता है। अब हैपा फिल्टर्स जो हैं वो 99.9% जो है वो पार्टिकुलेट एयर जो है वो क्लीन पार्टिकुलेट एयर जो है वो देते हैं वहाँ पे। नंबर 1 हैपा, ये जो HVAC सिस्टम है ये तो एयर को क्लीन करता है। नंबर 2 ये टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है। नंबर 3 ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करता है। और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि ये आपके सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है, जो मैंने भी आपको बताया पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर, उसको मेंटेन करवाता है, ठीक है। बेटा क्या हुआ, यूँ नहीं करते, बाबा बिजी हैं इस वक्त, जय शाबाश। तो ये जो है बेसिकली ये उस एयर को उसको विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर, उसको उसके अंदर जनरेट करता है। तो उस रूम के अंदर हम लोग जो हैं, फिर फर्दर मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने सेफ्टी कैबिनेट्स देखी हैं या ये जो अब लैमिनर फ्लो हुड कहते हैं जिसे, आप लोगों ने लैमिनर फ्लो हुड देखा है। तो जो आपका रूम होता है जहाँ पे आपने प्रेपरेशन या फिलिंग करनी होती है, रादर फिलिंग करनी होती है, उस रूम के अंदर जो फिलिंग मशीन आपकी इंडस्ट्रियल लैब में पड़ी थी, वो फिलिंग मशीन जो आपने देखी है, वो फिलिंग मशीन के ऊपर भी दोनों तरफ प्लास्टिक कर्टन्स लगा के उसके ऊपर भी एक हैपा फिल्टर लगा होता है, या अभी समझेंगे वो पूरा रूम जो है उसको लैमिनर फ्लो हुड की तरह बनाया गया होता है। जी अभी सही पढ़ना है उसने, सही कह रही हैं आप। सो इन शॉर्ट अब ज़रा मेरी तरफ ध्यान दे लें आप लोग, वो चली गई है। सो उस रूम के अंदर वो एरिया जो है जहाँ पे फिलिंग होनी होती है, हालांकि वो रूम क्लास ए के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर फर्दर उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर भी हैपा फिल्टर जो है वो लगाया होता है। और वो हैपा फिल्टर लगाने के बाद, लैमिनर फ्लो हुड बनाने के बाद, दोनों तरफ कर्टन्स जो हैं वो
वो नीचे फेंके जाते हैं, और वो कर्टन इस तरह फेंके जाते हैं जैसे आप अगर कभी गोर में जाएँ तो जो उन्होंने दरवाजे पे कर्टन लगाया होता है ना इसका प्लास्टिक का, वैसा कर्टन होता है वो, सॉफ्ट प्लास्टिक का। तो वो उसके अंदर भी प्रेशर फर्दर बढ़ जाता है, तो उस रूम का पॉजिटिव प्रेशर पहले ही ज़्यादा था, उस पर्टिकुलर जगह पे जो मशीन के ऊपर है उसका पॉजिटिव प्रेशर और भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उस एरिया की जो 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 इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन किया जाता है। और उससे पहले जब हम लोग सारा सिस्टम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जब हमें पता हो कि हमने अपनी प्रेपरेशन जो है यहाँ पे बनानी है, तो 2-3 दिन पहले से ही एरिया की मेंटेनेंस को शुरू कर दिया जाता है। कैसे शुरू किया जाता है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से है, वो सबसे पहले जो पुराना बैच ख़त्म होता है तो वो पूरे रूम की मॉपिंग करता है। मॉपिंग के लिए IPA की ज़रूरत होती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की। IPA से पूरी वॉल्स को, फ्लोर्स को, हर जगह को उसकी मॉपिंग की जाती है ताकि स्टीराइल किया जाए। फिर उसके बाद वहाँ पे पैटेड डिशेस, जो फिनोमेना हम आगे जाके पढ़ेंगे सारी चीज़ें, पैटेड डिशेस ली जाती हैं और उनके अंदर एगर मीडिया जो है उसको बनाया जाता है, ग्रोथ मीडिया बनाया जाता है, और उसको जगह जगह पे ओपन करके प्लेस किया जाता है ताकि देखा जा सके कि वहाँ पे हमारे पास जो है किसी किस्म की कॉलोनी तो नहीं है। ठीक है, सो इन दैट केस वो करने के बाद उनको वहाँ से वो सैंपल ड्रॉ किया जाता है और उसको इनक्यूबेट किया जाता है, ये देखने के लिए कि हमारे पास जो है वो कितनी कॉलोनीज़ वहाँ पे बनी हैं, आ रही हैं या नहीं आ रही, बिकॉज कॉलोनीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से एरिया को मेंटेन किया जाता है। तो मैंने एक जनरल सा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको दे दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे, नहीं बेटा मेहमान नहीं आए, आजकल मेहमान नहीं आते आयशा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फार्मूलेशन प्रिंसिपल्स। फार्मूलेशन प्रिंसिपल्स जो हैं, अगेन जैसे हम लोगों ने अभी अपने सेमी सॉलिड्स के अंदर पढ़े थे फार्मूलेशन, ये भी यहाँ पे हम लोग फार्मूलेशन प्रिंसिपल वैसे ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है किसी पैरेंटल के अंदर वो है वहीकल। सबसे कॉमन वहीकल जो है हमारे पास वो वाटर है। ठीक है, वो आप लोगों को पता है। डिस्टिल, इसके लिए जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, जिस इंडस्ट्री में ये प्लांट होता है, जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी पैरेंटल्स की, उस इंडस्ट्री के अंदर आप लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जनरली 3-4 उसके स्टेप्स होते हैं। पहला तो जब उसमें जो भी आपका सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ से वाटर आता है, सबसे पहले उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस लगा होता है। ठीक है, RO चैम्बर लगा होता है। RO चैम्बर के बाद वहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर लगा होता है, जिसके अंदर आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर फर्दर फिर आगे एनोड होता है, फिर कैथोड होता है। ठीक है, और वो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को रिमूव करता है। उसके बाद डिस्टिलेशन का प्लांट लगा होता है जो अटैच होता है साथ ही। तो पहले एक दफ़ा डिस्टिलेशन होती है और फिर वो जो डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी फिर डिस्टिलेशन होती है, तो उसको डबल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके बाद डबल डिस्टिलेशन होती है। उसके बाद आगे फिल्टर एक और लगा होता है जो कि 0.2 माइक्रोन का फिल्टर होता है, किसी किस्म का माइक्रोब जो रह गया वो भी ना उसमें से गुजरे। तो इस सारे फिनोमेना के बाद आपके पास जो पानी आता है वो स्टीराइल वाटर होता है, और उसको वाटर फॉर इंजेक्शन कहते हैं। और वो वाटर एज अ व्हीकल के तौर पे हमारा जो है वो यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल ग्रेड के अंदर। ठीक है, और ये बेसिकली USP लिमिट्स जो हैं इसके लिए स्पेसिफिक USP लिमिट्स जो हैं वो दी गई हैं, वो बुक के अंदर मेंशन है, आप वहाँ से जाकर इनको देख सकते हैं। मोस्ट कॉस्टली मेथड, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेथड इसलिए बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस से पानी को गुजार रहे हैं। ठीक है, सो RO प्लांट जो है ना आयशा, वो सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। मैं जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहा हूँ तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, डीआयोनाइजेशन चैम्बर और डिस्टिलेशन चैम्बर, ये तीनों होते हैं। और फिर फोर्थ के अंदर इसके अंदर ऐसा फिल्टर लगा होता है 0.2 माइक्रोन का, जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, और जो जब आपका पानी वहाँ से गुजरता है तो उसमें से जो फर्दर कोई अगर चीज़ रहेगी वो भी उसमें से निकाल दी जाती है। ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे एक्सपेंसिव प्रोसीजर जो है वो लायोफिलाइजेशन का है। तो ये लायोफिलाइजेशन से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लायोफिलाइजेशन नंबर 1 पे अगर आता है एक्सपेंसिव प्रोसीजर में, तो ये नंबर 2 के ऊपर आता है। ठीक है जी। फॉर द केस ऑफ पैरेंटल ऑब्वियसली, क्योंकि लायोफिलाइज प्रोडक्ट जो है पैरेंटल के केस के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास ये तो वाटर बेस होगी, मैंने कुछ बता दिया है। कुछ ऐसी बेसिस भी हम लोग, या कुछ ऐसे हम लोग मटेरियल्स भी, व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं जो वाटर मिसिबल व्हीकल्स कहलाती हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, हम इथाइल अल्कोहल को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, हम पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये उन ड्रग्स के अंदर यूज़ करते हैं जो कि आम तौर पर आप हाइड्रोलिसिस के चांसेस जिसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ऐसी ड्रग जो पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो सकती हैं, तो उसके अंदर फिर हम लोग ऐसी व्हीकल्स यूज़ करते हैं जो वाटर मिसेबल होती है। बिकॉज वाटर मिसेबल इसलिए क्योंकि जो ब्लड है वो इटसेल्फ वाटर मिसेबल है या वाटर बेस है। तो जैसे ही आप कोई वाटर मिसेबल उसके अंदर व्हीकल ऐड करेंगे, तो जैसे ब्लड के अंदर जाएगी तो वो जल्दी से उसमें मिक्स हो जाएगी। अगर कोई ऑयल बेस होगी तो वो ब्लड में मिक्स नहीं होगी, तो वो ब्लड में एडी बना देगी, और वो एडी कर दिल में चला गया, दिल तक पहुँच गया तो हार्ट बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसको वाटर मिसेबल बेसिस हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है और पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल है।
ठीक है। अब इथाइल ग्लाइकोल जो है, इथाइल अल्कोहल जो है वो जो कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स हैं उनकी प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं। ग्लाइकोल जिसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और पीजी है, ये हम लोग जनरली बारबिचुरेट्स और अल्कोलाइड और सर्टन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने के अंदर पेरेंटल फॉर्म में हम उसमें यूज़ करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग ये प्रेपरेशन आप बनाएंगे तो इन जो मतलब वाटर मिसिबल व्हीकल्स के साथ इनको प्रेफरेबली आईएम दिया जाता है। ठीक है। मोस्टली ये प्रेपरेशन जो है इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट की जाती हैं, इंट्रावेनसली इंजेक्ट नहीं की जाती। ठीक हो गया जी। अमाउंट ऑफ दीज को सॉल्वेंट इज लिमिटेड ड्यू टू टॉक्सिसिटी। ये आपके पास वाटर मिसिबल बेसिस थी। फिर है नॉन एक्वस व्हीकल्स, ये थर्ड कैटेगरी आ रही है हमारे पास, जो कि नॉन एक्वस व्हीकल्स है। इसमें फिक्स्ड ऑयल्स यूज़ होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो फिक्स्ड ऑयल्स हैं। फिक्स्ड ऑयल्स के लिए यूएसपी कुछ स्पेसिफिकेशंस देती है। पहली इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस जो हैं फिक्स्ड ऑयल के लिए वो ये हैं कि ये वेजिटेबल ओरिजिन के होने चाहिए। ठीक है। और मेटाबोलाइज या रेंसिड ना हो और लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। ये मेटाबोलाइज ना हो, वेजिटेबल ओरिजिन की हो, मेटाबोलाइज्ड ना हो, रेंसिड ना हो और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होने चाहिए। अगर ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होंगे तो इन दैट केस फिर ये आपकी प्रेपरेशन की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी या विस्कोस सेमी सॉलिड हो जाएगी, तो वो इंजेक्ट आप नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यूएसपी जो है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है, फिक्स्ड ऑयल्स के लिए कुछ और टेस्ट भी बताती है जिसके अंदर फैटी एसिड नंबर होना चाहिए यूएसपी का। बल्कि ये लोग आप लोग लिख लें अपने पास, ये आपको बुक में डाटा मिल जाएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आज की असाइनमेंट ही सही कि फैटी एसिड लिमिट यूएसपी की कितनी है। ठीक है। फिक्स्ड ऑयल्स के लिए आयोडीन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पहले तो उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और फिर पता होना चाहिए कितनी लिमिट है इसकी। और थर्डली स्पॉनिफिकेशन वैल्यू जो है ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन मार्क इसलिए बनाया हुआ आगे कि मैं बच्चों से हमेशा पूछता होता हूँ, तो इसलिए आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ। आप लोग काइंडली इसको लिखिएगा और जब आप लोग ये कर लें तो मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पर कितनी ये होती है। सो कॉमनली कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, पीनट ऑयल है, सेसमी ऑयल है, ये हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स जनरली हम लोग व्हीकल के तौर पे उन प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं जो कि आम तौर पे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है या डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन है। इनकी प्रेपरेशन को अगर पेरेंटल बनाना हो तो इनके लिए जो व्हीकल हम लोग यूज़ करते हैं आम तौर पे फिक्स्ड ऑयल्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा वाइटामिन के और वाइटामिन ई के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक थी आपकी व्हीकल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सॉल्यूट्स हैं, मीन्स ड्रग आप कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं, या और कौन कौन से सॉल्यूट्स हम लोग जो है अपनी प्रेपरेशन के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। केयर फॉर प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। आपने देखना होता है कि क्वालिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो स्टीराइल क्वालिटी की एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके पास होना चाहिए। अगर स्टीराइल नहीं होगा तो हम उसको फिर पेरेंटल में यूज़ नहीं कर सकते। जीएमपी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, माइक्रोबियल लिमिट के रिक्वायरमेंट्स हैं, एंडोटॉक्सिन लिमिट के रिक्वायरमेंट्स हैं। बेस्ट ग्रेड एपीआई, बेस्ट ग्रेड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट केमिकल जो है वो उसको एनालिटिकली हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। जो पेरेंटल के लिए हमारे पास केमिकल्स आते हैं ना बेटा, वो बाहर से ही स्टीराइल फॉर्म में आते हैं, पैक्ड कंटेनर की फॉर्म में आते हैं और वो कंटेनर का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब सिंगल बैच के लिए वो इनफ होता है, एक बैच के लिए वो इनफ होता है। तो उसको आप एज इट इज़ उसको पहले आपने रॉ मटेरियल सेक्शन में स्टोर करते हैं, फिर जब आपने प्रोडक्ट बनाना होता है आपने, तो आप इसको एज इट इज़ ही जो मटेरियल विंडो होती है उसके थ्रू आप मॉपिंग के थ्रू इसकी मॉपिंग की जाती है और इसको फिर आप वहाँ पे ले जाते हैं इन दी सेक्शन जहाँ पे आप पेरेंटल बना रहे हैं स्टीराइल एरिया के अंदर, और वहाँ पे स्टीराइल एरिया के अंदर ही इसको ओपन किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास रिप्यूटेबल केमिकल मैन्युफैक्चर से लें ताकि ये प्रॉब्लम उसके अंदर ना आए। इसके अंदर यूजिंग डेडिकेटेड इक्विपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रिप्यूटेड केमिकल मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो ऑब्वियसली वो एक मशीन के अंदर या एक इंडस्ट्री के पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही एक्टिव बना रहा होगा, दूसरा एक्टिव नहीं बना रहा होगा। अगर वो एक से ज़्यादा एक्टिव एक मशीन के अंदर बना रहा है तो देयर आर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन कि एक एक्टिव जो है वो दूसरे एक्टिव के साथ मिक्स हो जाए और दूसरे बैच के अंदर भी कंटामिनेशन कर सके, तो ये एडल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं दो एंटीबायोटिक या दो कोई भी मटेरियल्स के साथ। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना आपने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एडिड सब्सटेंसेस हैं जो कि हम लोग वो भी चीज़ इसके अंदर ऐड करते हैं। उन एडिड सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं। इसके अंदर जो ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स जो हैं या सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो हैं ये ड्रग की सॉलेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। जो भी ड्रग आप यूज़ करेंगे उसकी सॉलेबिलिटी को ये मेंटेन रखते हैं
इन दी योर प्रेपरेशन। तो इसमें आम तौर पे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स आते हैं। साइक्लोडेक्सिन का नाम सुना होगा आपने, अगर आपको पता हो तो एक मेडिसिन आती है पेन किलर पायरोक्सिकेम, और उसका पूरा नाम है पायरोक्सिकेम बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो पायरोक्सिकेम जो है ये एनाल्जेसिक है। बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तो ये एक रिंग है, इसलिए ये सेंटर से हॉलो होता है। तो पायरोक्सिकेम का मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल इसके सेंटर में चला जाता है, और पायरोक्सिकेम के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें जी डिस्टर्बेंस है, अल्सरेशन है, ब्लीडिंग है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको कोट कर दिया जाता है। तो जो बीटा डेक्स्ट्रीन है, साइक्लोबीटा डेक्स्ट्रीन जो है हमारे पास, ये साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो है ये एकदम एज अ कवरिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, ठीक हो गया। कैप्टिसोल के नाम से ये अवेलेबल है। स्पैन में ट्विन 20 ये आप लोगों को पता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं। पेशेंट कंफर्ट जो है वो इससे बनता है, पेन रिडक्शन में काम करते हैं, ये टिश्यू इरिटेशन से रोकते हैं। सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाया जाता है ताकि जैसे ये स्किन के अंदर जाए, आपके ब्लड के अंदर जाए, तो आइसोटोनिसिटी की वजह से वहाँ पे पेन ना हो, ठीक है। इसके लिए सोडियम क्लोराइड हम लोग ऐड करते हैं। तो पहला जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी ड्रग सॉलेबिलिटी को मेंटेन, एडेड सब्सटेंसेस में ड्रग सॉलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स एजेंट के अंदर साइक्लोडेक्स्ट्रिन एग्जांपल मैंने आपको दी है, और सरफेस एक्टिव एजेंट के अंदर मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, 20 की और 280 की। सेकेंड एडिड सब्सटेंस की कैटेगरी जो है वो है हमारे पास आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स, और वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, डेक्सट्रोज है, ग्लिसरीन भी है कुछ केसेस में, और बोरिक एसिड है, ठीक है। तो इनको भी हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड है 0.9% आइसोटोनिक होता है, और सोडियम क्लोराइड जो पारेंटल ग्रेड का होता है वो 800-900 रुपये किलो है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। आम तो आपको मिलता है ना 30-35-40 रुपये किलो वाला, और उससे सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन जो पारेंटल ग्रेड वाला है वो 800-900 रुपये किलो है, और वो स्टीराइल होता है। डेक्सट्रोज जो है ये भी 5% डेक्सट्रोज जो है वो आइसोटोनिक होता है। बोरिक एसिड 1.73% जो है वो आपका आइसोटोनिक होता है। तो इन्हेंस केमिकल स्टेबिलिटी, अच्छा ये आपकी दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपकी प्रेपरेशन की हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनर्ट गैसेस चिलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, और बफर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्रायो प्रोटेक्टेंट्स और लाया प्रोटेक्टेंट्स का भी जिक्र यहाँ पे आया, तो अभी हम वो भी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स और लाया प्रोटेक्टेंट्स जो हैं ये आगे जाके भी आएगा, ये क्या होते हैं, ठीक है। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स और लाया प्रोटेक्टेंट्स बेसिकली ये जो हैं ये हीट सेंसिटिव और फ्रीजिंग सेंसिटिव होते हैं, कि एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ने से केमिकल अगर सॉलिबिलिटी ख़राब होती है तो भी ये उसमें यूज़ कर होते हैं, और अगर फ्रीजिंग की तरफ सॉलिबिलिटी ख़राब हो रही है तो भी ये उसके अंदर जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एडेड सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है आज हम इनहेंस फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन बाय मिनिमाइजिंग सेल्फ एग्रीगेशन और इंटरफेशियल इंडक्शन एग्जाम्पल। सरफेस एक्टिव एजेंट जो हैं वो प्रोटीन प्रेपरेशन के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं जो एग्रीगेशन को रोकते हैं। मिनिमाइज इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन विद ग्लास, इनर्ट सब्सटेंसेस, रबर एंड प्लास्टिक। हम लोग पैकेजिंग के अंदर पढ़ चुके हैं कि ग्लास जो है वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आता है विद द प्रेपरेशन, तो उसके साथ भी जो लाया प्रोटेक्टेंट्स हैं, जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स हैं, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, ये उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं प्रेपरेशन को। प्रोटेक्ट अ प्रेपरेशन अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिजर्वेटिव इसके लिए ऐड किए जाते हैं, ठीक है। मिनिमाइज जो इंट्रैक्शन मैंने आपको बताया, कम्पिटेटिवली बाइंड से चाइल्ड वीमेन द बेस्ट एग्जाम्पल्स। तो जो फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं नंबर 1, और जो इंट्रैक्शन विद ग्लास और अदर इनर्ट सब्सटेंसेस से रिड्यूस करवाते हैं, ये दोनों सरफेस एक्टिव एजेंट्स करवाते हैं जो पहले हमने पढ़े हैं। वेयर एज जो प्रिजर्वेटिव्स भी कुछ केसेस में, अच्छा जहाँ तक प्रिजर्वेटिव की बात है तो प्रिजर्वेटिव हम लोग हर ये रिकमेंडेड नहीं है। यूएसपी पहले तो कहती थी कि आप डालें, लेकिन रिसेंट यूएसपी ये कहती है कि प्रिजर्वेटिव को ऐड ना करें। अब प्रिजर्वेटिव कहाँ कहाँ पे ऐड होता है? आमतौर पर प्रिजर्वेटिव उन फॉर्मुलेशंस के अंदर ऐड होता है जो मल्टीपल डोजेज वाइल्स होती हैं, मीन ऐसी वाइल्स जिसमें आप एक से ज़्यादा अपने डोजेज निकाल सकते हो, वहाँ पर प्रिजर्वेटिव मस्ट होता है, बिकॉज बार बार पेनिट्रेशन ऑफ द सिरिंज जो है देयर आर चांसेस कि उसमें कंटेमिनेशन हो सके। तो यूएसपी अब ये कहती है कि या मल्टीपल डोज वाइल्स को डिस्करेज करें, मल्टीपल डोज वाइल्स ना बनाएं, ठीक है। तो मल्टीपल डोज वाइल्स जब नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव नहीं डलेगा उसके अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिजर्वेटिव से क्यों मना किया जाता है? देखिए प्रिजर्वेटिव जो है वो किल करता है, बायोलॉजिकल कंटेंट को किल करता है, और बायोलॉजिकल कंटेंट जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, अदर ह्यूमन सेल्स भी हैं, हमारे सेल्स भी हैं। तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं सेल को किल कर रहा हूँ या मैं बैक्टीरिया या वायरस को किल कर रहा हूँ। तो इन दैट केस वो जब आप उसकी कंसंट्रेशन आप ऐड करते हो, और इस केस के अंदर आप डायरेक्टली तमाम बैरियर्स की पियर्सिंग करने के बाद उसको बॉडी के अंदर डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हो,
तो इन दैट केस उससे उसको बचाने के लिए हम लोग आम तौर पर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, हम ऐसा फिनोमेना यूज़ करते हैं कि प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। इसके अलावा सस्टेन रिलीज पॉलीमर्स ऐड किए जाते हैं कुछ केसेस में जो नोवल फॉर्मुलेशंस हैं, ताकि सस्टेन रिलीज इफेक्ट आ जाए। सरफेस एक्टिव एजेंट्स ऐड की सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जब सस्पेंशन बनानी हो, इमल्शन बनाना हो तो इमल्शन एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। और कुछ केसेस में लाइपोसोमल प्रेपरेशन भी मार्केटेड तो नहीं है, रिसर्च के अंदर हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पैरेंटल्स। तो जी यहाँ तक हम इसको आज करते हैं। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल एजेंट से। तो कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी इंसुलिन बेटा बैक्टीरियल ओरिजिन सॉरी प्रोटीन ओरिजिन है इंसुलिन का, सो इसलिए उसको भी यहाँ पे हम लोग पैरेंटल की फॉर्म में देते हैं। अगर उसको जीईटी के थ्रू देंगे तो ऑब्वियसली वो डीनेचर हो जाएगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, 50 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, ये क्वांटिटी जो है ये कम है और दिस इज़ नॉट गुड। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि काइंडली आगे सबको इन्फॉर्म करें कि अटेंडेंस जो है वो आप 84 83 हैं आप लोग, तो ये अटेंडेंस कम है। इट शुड बी अराउंड 70%, इट शुड बी अराउंड 70 पीपल अटेंडिंग द लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं हाल कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे है कि अगर आपको कोई फर्दर कोई क्वेश्चन जहन में आए तो आप लोग जो है मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। और नोट्स मैंने इसके आपको भेज दिए हुए हैं। इंशाल्लाह कल ये वाला पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग मूव करेंगे। इस चैप्टर के 5 सेपरेट पार्ट्स हैं और इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि विद इन 2 वीक्स इसको हम लोग कंप्लीट करें और फिर हम फाइनल इसके अंदर आएँ, जो हमारा फाइनल एक चैप्टर आ जाएगा। उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं बेटा, इंसुलिन के अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते। जो हमारे पास आमतौर पे आपके पास जो मल्टीपल वाइल इंसुलिन तो नहीं होती, आमतौर पे यूनिट्स होते हैं इंसुलिन के अंदर। तो वो यूनिट्स जो हैं जब वो बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो सिंगल यूनिट सिंगल डोज ही प्रिपेयर किए जाते हैं यूनिट्स। तो अब डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो आपकी कंडीशन के ऊपर कितने यूनिट्स आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो किसी भी प्रेपरेशन में रिकमेंडेड नहीं है। अब रिसेंट रिकमेंडेड नहीं है, मे भी पहले डलते हों तो उसके अंदर हों, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। मुझे अंदाज़ा ऐसे नहीं है कि उसमें ऐड करते हैं या नहीं करते, मैं देख के आपको बता सकता हूँ। जी फातिमा, बेटा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो हैं बेसिकली ये आपकी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे उनको मिनिमाइज़ कर देते हैं। पैरोक्सिकिम की मैंने एग्जांपल दी थी आपको। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज़ होता है वो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज़ होता है या साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज़ होता है। बीटा बीटा ग्रुप के साथ वो अटैच होता है, बीटा पोजीशन पे वो बाइंड होता है पैरोक्सिकिम के साथ। तो पैरोक्सिकिम का साइड इफ़ेक्ट है कि वो ये ब्लीडिंग कॉज करती है, पेन कॉज करती है, इरिटेशन कॉज करती है। तो उसको बचाने के लिए उसको कोट कर दिया जाता है विद मॉलिक्यूल साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ। ठीक है, तो ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है ये ऐसी ड्रग के अंदर भी यूज़ होता है जो पैरेंट्रली हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ड्रग आपकी जाती है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो वहाँ पर अगर कोई इरिटेशन कॉज करती है तो उससे वो फिर बचाया जा सकता है उसको। कर दी बेटा मैंने रिपीट साइक्लोडेक्स्ट्रिन वाली बात फातिमा। ठीक है जी, लोग महल जाना शुरू हो गए हैं, 46 रह गए हैं, तो आई गेस लोगों को क्वेश्चन नहीं है। तो किसी को क्वेश्चन हों तो काइंडली मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।